फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ यूनिट है ग्रीन केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री जो है एक न्यू टॉपिक है रिलेटेड टू मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन केमिकल रिएक्शंस और केमिकल सिंथेसिस। तो इनमें हम ऐसे मेथड्स स्टडी करेंगे, ऐसे रिएक्शन स्टडी करेंगे जो ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि रिएक्शंस करते वक्त या कुछ प्रोडक्शंस करते वक्त कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट ना बने या साइड प्रोडक्ट ना बने जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है इन एनी सेंस, वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, इस तरह की कोई चीज़ ना बने, इसका पूरा ख्याल रखती है ग्रीन केमिस्ट्री। और इसके प्रिंसिपल्स जो सिंथेसिस के लिए कुछ एक गाइडलाइंस या रूल्स प्रोवाइड करते हैं जिन्हें फॉलो करके हमें रिएक्शंस करने चाहिए। तो फर्स्ट ग्रीन केमिस्ट्री फ्रॉम थियोरी टू प्रैक्टिस, यहाँ पर कुछ एक जनरल आइडिया दिया हुआ है। द इन्वेंशन, डिजाइन एंड एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस टू रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज एंड जनरेशन ऑफ सब्सटेंसेस विच विल बी हजार्डस टू वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स। ये बेसिक आइडिया हो गया ग्रीन केमिस्ट्री के पीछे का कि क्यों ये ग्रीन केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। बिकॉज इन्वेंशन, डिजाइन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस जो होता है, ये अभी तक जैसा होता है इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स ने बस कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनाने पे ध्यान दिया है, इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उस प्रोडक्ट के बनते वक्त बीच में जो प्रोसेसेस होती हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, उनमें कितना बैड इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। और जो भी वेस्टेज रिलीज होता है वाटर रिजर्वायर्स में, एयर में जो गैसेस रिलीज होती है, ये सभी ने कितना एनवायरनमेंट को अफेक्ट किया है, वर्कर्स के हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब से ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल फॉलो करके इन्वेंशन, डिज़ाइन और एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स और प्रोसेस जो होगा वो इस तरह से किया जाएगा कि रिडक्शन हो, एलिमिनेशन हो टॉक्सिक एंड हजार्डस केमिकल्स का, और जितना हो सके एनवायरनमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो और बाय प्रोडक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके ताकि वो आगे किसी और चीज़ से रिएक्ट करके कुछ एक हार्मफुल प्रोडक्ट ना बनाए। ये हुआ बेसिक आइडिया ग्रीन केमिस्ट्री के पीछे का। अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ जनरल बातें लिखी हुई हैं कि कैसे कुछ टेक्नोलॉजीज चेंज हुई अदर कंट्रीज में, कैसे ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को अपनाया गया और उनसे उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ। अब ग्रीन केमिस्ट्री एड्रेसेस मेनी इश्यूज, नॉट ओनली does it aim at safer product, less hazardous materials and products, but it also includes issues which can promote sustainable development. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि डेवलपमेंट करनी है बट इस तरह से करनी है कि उससे किसी को भी हार्म ना हो, ना ही वर्कर्स को, ना वो प्रोडक्ट्स लेने वालों को यानी कि क्लाइंट्स या स्टेक होल्डर्स को, और ना ही उस प्रोडक्ट को बनाने वालों को, किसी को भी किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन ये थोड़ा जनरल मटेरियल यहाँ दिया हुआ है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिव एजेंसी, ये जो EPA होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिव एजेंसी, ये अलग अलग कंट्रीज में एस्टेब्लिश्ड है। इसका काम यही होता है कि एक वॉच रखना डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स पे और इंडस्ट्रीज पे जो टेस्ट करता है उनके बनाए गए प्रोडक्ट्स को कि वो किस तरह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारा मेन जो MCQ के हिसाब से इम्पोर्टेंट पार्ट जो है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो स्टार्ट होता है 4.2 में, जहाँ पे 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री दिया हुआ है। 12 प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं जो ग्रीन केमिस्ट्री की गाइडलाइंस है या रूल्स है जो बताते हैं कि जब भी कोई सिंथेसिस होगी या केमिकल रिएक्शन होगा तो जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे या जो प्रोसेस डिजाइन की जाएगी वो किस तरह की होनी चाहिए। तो इन 12 प्रिंसिपल्स में से सबसे पहला आता है टू मिनिमाइज द वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन। टाइटल में ही दिख रहा है कि वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिनिमाइज करना है, कम से कम होना चाहिए। बिल्कुल जीरो करना तो एज ऑफ नाउ मुश्किल हो जाएगा, हम सडनली पूरा रिएक्शन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई चीज़ का मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई केमिकल प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है अगर हम वो बाय प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ एक वेस्टेज बन के एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है,
तो हमें कुछ एक रिएक्शन को ऐसा मॉडिफाई करना होगा कि वो बाय प्रोडक्ट या तो बनना बंद हो जाए या फिर वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाए जो कि उतनी हार्मफुल नहीं है। तो इट इज बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट फॉर्मेशन, हम उसे बनने से ही रोक दें तो ज्यादा अच्छा होगा, रादर देन टू ट्रीट और क्लीन अप वेस्ट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। एक बार बन जाता है उसके बाद फिर उसको क्या करे सोच के उसे क्लीन करना, उसे डिस्पोज करना, वो सब करने से बेटर है कि आप ये सोचें कि वो बने ही ना। तो सबसे पहला प्रिंसिपल था कि वेस्ट प्रोडक्ट को बनने से रोकना है या मिनिमाइज करना है ताकि उसे क्लीन करने या डिस्पोज करने की टेंशन हमें ना लेनी पड़े। सेकेंड है यहाँ पे एटम इकोनॉमी। मिनिमाइज वेस्ट वाले में कुछ यहाँ एग्जांपल्स दिए हैं। फ्लाई ऐश ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन कैन बी यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक इंडस्ट्री। ये जो फ्लाई ऐश है ये थर्मल पावर स्टेशन का वेस्ट मटेरियल है जो निकलता है। जैसे थर्मल पावर स्टेशन में क्या होता है, कोल जो है उसको यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, तो उसमें फ्लाई ऐश के जो पार्टिकल्स है वो उड़ते हैं और फिर कहीं ना कहीं सेटल होते हैं। इस तरह से बहुत थिक लेयर ऑफ फ्लाई ऐश सेटल हो जाती है विद इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उस फ्लाई ऐश को फिर क्या किया जाए, तो वो सीमेंट या ब्रिक इंडस्ट्री में स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज किया जा सकता है। उसी का पेस्ट करके उसे ब्रिक्स के फॉर्म में कंपोजिट में डाला जा सकता है। इसी तरह से और एक एग्जांपल है। तो पहला प्रिंसिपल क्या था, मिनिमाइजिंग वेस्ट। फिर उसके एग्जांपल में वेस्ट कौन सा था और उसको कैसे यूज किया गया है ये ध्यान रखना है। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री है एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी पे कुछ न्यूमेरिकल भी हमने क्लास में सॉल्व किए, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिए थे तो वो भी सॉल्व कर लेने हैं। एटम इकोनॉमी बेसिकली होता है एक परसेंटेज निकालना कि हमने कितने रिएक्टेंट लिए और उसमें से कितने रिएक्टेंट यूज हुए और कितना प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट भी कौन सा, जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है या मेजर प्रोडक्ट है या फिर मेन प्रोडक्ट है। किसी भी रिएक्शन में 2-3 प्रोडक्ट्स निकलते हैं लेकिन जो सबसे पहले लिखा होता है वो होता है उसका मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट, जिसे यहाँ पर हम डिजायर्ड प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं। तो एटम इकोनॉमी ये हाई होनी चाहिए। अगर एटम इकोनॉमी हाई है इसका मतलब ये है कि यूजफुल प्रोडक्ट जो था, डिजायर्ड प्रोडक्ट जो था वो ज़्यादा मात्रा में बना है रिएक्शन में, यानी कि रिएक्शन जो है वो अच्छी चल रही है और ग्रीनर फॉर्म में ही है ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो परसेंट एटम इकोनॉमी इज इक्वल टू फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, यानी कि वही हमारा यूजफुल प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय सम फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स यूज्ड इन द रिएक्शन। The weight of main product divided by sum of weights of all the reactants into 100, परसेंटेजेस में into 100। सैंपल के तौर पे एक यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ये सेकंड भी है, सेकंड में परसेंट इकोनॉमी 100 आ रही है, मतलब जितना प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट का वेट भी 100 है, रिएक्टेंट का भी 100 ही है। सो परसेंटेज यहाँ पे 100 हो गया। सेकेंड पॉइंट था अपना एटम इकोनॉमी, जो बताता है कि कितना रिएक्टेंट लिया था और उससे कितना प्रोडक्ट बना। जितना ज्यादा एटम इकोनॉमी उतना अच्छा ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन चल रहा है। जैसे कि ये हाइड्रोजनेशन जो था इसमें परसेंट एटम इकोनॉमी 100% था, मीन्स ये अपने बेस्ट ग्रीन केमिस्ट्री वाले फॉर्म में है रिएक्शन। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री है अवॉइड द यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स। क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल सिंथेसिस होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूज करते हैं। बेसिन है, बेंजीन है, एसीटोन है, जो बहुत सारे कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी होते हैं। ये ऑलमोस्ट जितने एरोमेटिक कंपाउंड्स है जो स्मेल करते हैं, जिसका कुछ एक अरोमा होता है, जैसे डीजल पेट्रोल केरोसिन का होता है, तो ये एरोमेटिक चीजें जो है ये कहीं ना कहीं कैंसर कॉजिंग है, कार्सिनोजेनिक है, टॉक्सिक या हजार्डस है। तो इनका यूज और फॉर्मेशन मिनिमम करना ये भी ग्रीन केमिस्ट्री का प्रिंसिपल है। फोर्थ है डिजाइन एंड यूज ऑफ नॉन टॉक्सिक केमिकल्स और हैविंग मिनिमम टॉक्सिसिटी। अब क्योंकि हमने थर्ड पॉइंट में बोला कि अवॉइड द यूज एंड फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, पॉइजनस चीजों का यूज और फॉर्मेशन अवॉइड करना है, तो ऑब्वियसली उनकी जगह नई चीज डिजाइन और यूज करनी पड़ेगी, और वो भी ऐसी जो नॉन टॉक्सिक हो या जिसकी टॉक्सिसिटी मिनिमम हो। तो तीसरे पॉइंट में हमने टॉक्सिक मटेरियल अवॉइड किया और चौथे पॉइंट में टॉक्सिक मटेरियल की जगह पे नॉन टॉक्सिक केमिकल को डिजाइन करके यूज किया है। दिस इज फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। केमिकल यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज शुड बी नॉन टॉक्सिक, लेकिन उनका फंक्शन
वैसे ही होना चाहिए, रिएक्शन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ग्रीन केमिस्ट्री सिर्फ रूल्स बताती है कि अगर आप पहले ए यूज कर रहे थे तो अब ए की जगह बी यूज करो, क्योंकि ए जो है वो पॉइजनस था, बी पॉइजनस नहीं है, इसीलिए बी यूज करना है। इस तरह के कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस ग्रीन केमिस्ट्री बताती है जो बेनिफिट में है मैनकाइंड के और नेचर के भी। एग्जाम्पल यहाँ पर भी ध्यान देना है। प्रिंसिपल्स में सभी प्रिंसिपल की हेडिंग आपको याद होना चाहिए, परसेंट एटम इकोनॉमी निकालना आना चाहिए, और एग्जाम्पल्स जहाँ जहाँ है उनको ध्यान रखना है। वन ऑफ द सब्सटेंसेस यूज्ड इन पॉलीमर इंडस्ट्री इज एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का नाम, उसका फॉर्मूला, ये भी ध्यान होना चाहिए। विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन। नायलॉन का जो कपड़ा होता है, नायलॉन क्लॉथ या पॉलीयूरिथेन या लुब्रिकेंट्स है, इन सभी में एडिपिक एसिड यूज होता है। पॉलीमर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा रॉ मटेरियल है वो। तो बेंजीन इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एडिपिक एसिड। अब यहाँ पे बेंजीन आ गया जो एक स्मेलिंग या एरोमेटिक कंपाउंड है, और जैसे अभी मैंने बताया मोस्ट ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स आर कार्सिनोजेनिक और कैंसर कॉजिंग। तो एडिपिक एसिड ऐसी चीज है जो पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत यूज होती है, यानी कि अलग अलग तरह के पॉलीथिन्स है, सिंथेटिक क्लॉथ है, लुब्रिकेंट्स है, ये बनाने के लिए एडिपिक एसिड का यूज किया जाता है। बट वो एडिपिक एसिड उन इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में कहाँ से आता है, वो बेंजीन से बनता है, और बेंजीन यहाँ पर टॉक्सिक, हाईली कार्सिनोजेनिक हो गया। बीइंग अ VOC, VOC मीन्स वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो ऐसे खुला रख दिया तो हवा में भाप बन के, वेपर बन के उड़ता है, इसलिए वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उस तरह से वो एयर को भी पोल्यूट करता है, तो कैंसर कॉजिंग है, एयर पोल्यूट करेगा। और जहाँ पर लेबर्स जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं बेंजीन रॉ मटेरियल यूज करके, उस फैक्ट्री के एनवायरनमेंट में भी बेंजीन के वेपर्स इतने ज़्यादा होंगे कि वो इनहेलेशन से कैंसर कॉज कर सकते हैं उनमें। सो अब हमें इसे अवॉइड करना है, इस टॉक्सिक केमिकल को। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड हजार्ड्स ड्यू टू बेंजीन, ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी ग्रीन केमिस्ट्री बताता है कि एडिपिक एसिड जो है ये ग्लूकोज से भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे पहले एडिपिक एसिड किससे बन रहा था, बेंजीन से, लेकिन ग्रीन केमिस्ट्री ने सजेस्ट किया कि एडिपिक एसिड ग्लूकोज से भी बन सकता है। तो क्या क्या बातें याद रखनी है, सबसे पहला हम टॉक्सिक केमिकल अवॉइड करना चाह रहे थे। टॉक्सिक केमिकल अवॉइड करने के एग्जांपल में हमने देखा कि पॉलीमर इंडस्ट्री में एडिपिक एसिड यूज होता है। एडिपिक एसिड क्या क्या बनाने में यूज होता है, नायलॉन, पॉलीयूरिथेन, लुब्रिकेंट्स वगैरह वगैरह। बट ये एडिपिक एसिड खुद बेंजीन से बनाया जाता है, और बेंजीन कार्सिनोजेनिक होता है हाईली, और एयर में भी इसके वेपर्स आते हैं जो पोल्यूशन करते हैं। इसीलिए ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स अवॉइड करने के लिए हम एक ग्रीनर रूट फॉलो करेंगे, ग्रीनर मेथड फॉलो करेंगे एडिपिक एसिड बनाने की, जहाँ पर एडिपिक एसिड बेंजीन से नहीं बल्कि इको फ्रेंडली ग्लूकोज से सिंथेसाइज किया जाएगा, और वो भी एंजाइमेटिकली यानी एंजाइम यूज करके बायोलॉजिकली सिंथेसाइज किया जाएगा। फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री है मिनिमम यूज ऑफ ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस। ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस को आप एडिशनल सब्सटेंसेस भी समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एनी केमिकल सिंथेसिस द यूज ऑफ ऑक्सिलरी substances such as solvents, separating etc should be avoided if essential. This principle aims to use green solvents such as water, supercritical CO2 in place of volatile halogenated organic solvents like chloroform, dichloromethane, perchloroethylene for chemical synthesis. अब यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, ये सारे नाम ध्यान में रखने हैं। मिनिमम यूज ऑफ ऑक्सिलरी सब्सटेंस बताता है कि बहुत सारा सॉल्वेंट वगैरह यूज करते हैं जब हम रिएक्शन में, तो वी मस्ट ट्राई टू यूज मिनिमम सॉल्वेंट्स। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स तो जितने ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि उनके वेपर्स पूरी लैब में, पूरे इंडस्ट्री या फैक्ट्री में सर्कुलेट होकर एयर को केमिकली पोल्यूट करते हैं। समटाइम्स सॉल्वेंट फ्री सिंथेसिस इज प्रेफर्ड। एग्जाम्पल यहाँ दिया है क्लेसन रीअरेंजमेंट का। क्लेसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का नाम है जिसमें इस तरह का रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा डाला नहीं है, सिर्फ हीट किया है। हीट करने से रिएक्टेंट रीअरेंज हो गया, ये जो स्ट्रक्चर था बाहर का ब्रांच निकला हुआ वो रीअरेंज होके इस तरह से हो गया। मतलब जो यहाँ पे जॉइंट था ओ के साथ वो यहाँ से ब्रेक हुआ और इधर इस कार्बन पे अटैच हो गया। इस तरह का रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्लेसन रीअरेंजमेंट है, जो कि सॉलिड फेज में किया गया है।
मतलब सॉल्वेंट फ्री सिंथेसिस की गई है, इसमें उन्होंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज ही नहीं किया। तो ये हुआ मिनिमाइजेशन या मिनिमम यूज ऑफ ऑक्सिलरी सब्सटेंस दैट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हटा दिया और सॉलिड फेज में रिएक्शन करी। छठवां प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री होता है मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी यहाँ पे हो सकता है हीटिंग हो रही होगी, करंट यूज हो रहा होगा, या फिर एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी यूज करते हुए अगर कोई रिएक्शन किया जाए तो वो होता है ग्रीन केमिस्ट्री के हिसाब से किया हुआ रिएक्शन, जिसमें एनर्जी सेव की जा रही है। बिकॉज ग्रीन केमिस्ट्री का मेन मोटिव यही है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए सभी रिएक्शंस। तो मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन में कुछ रिएक्शंस में एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, प्रेशर, etc. To save energy, synthetic procedures need to be modified, जैसे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर को एम्बिएंट कंडीशंस में लाकर रिएक्शन करना। एम्बिएंट कंडीशंस मतलब नॉर्मल कंडीशंस में लाकर रिएक्शंस परफॉर्म करना। अनदर वे ऑफ सेविंग एनर्जी इज यूजिंग सुटेबल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है या फिर बायो कैटलिस्ट, जिन्हें एंजाइम्स भी कह सकते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी उस रिएक्शन को अचीव कर लेंगी। तो एक रिएक्शन अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसी रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं, सेम रिएक्शन अब 100 डिग्री की जगह 45 डिग्रीज में पूरी हो जा रही है। मीन्स क्या हुआ कि हमने एनर्जी सेव करी। पहले उसको 100 डिग्री लाने तक हीट करना पड़ता था, बट कैटलिस्ट डालने से वही रिएक्शन 45 डिग्री में हो रहा है। मीन्स वी आर मिनिमाइजिंग द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ दैट रिएक्शन। नीचे एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करने के कुछ मेथड्स के नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। Refluxing, use of microwave radiation, photochemical reaction, using solar radiation, extracting energy from waste products are some of the methods to reduce energy consumption. ये कुछ methods है जिनसे एनर्जी कंजम्पशन कम किया जा सकता है। इन सभी के नेम याद रखने हैं। 7th ग्रीन प्रिंसिपल है यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस। सबसे पहले तो रीन्यूएबल सोर्सेस क्या होता है ये समझना चाहिए। रीन्यूएबल सोर्सेस वो होते हैं जो बार बार बनते रहते हैं। एक बार हमने उसको यूज अप कर लिया पूरा, तभी वो फिर से वापस कुछ टाइम के बाद में बन जाता है। लाइक बायोमास, एग्रीकल्चरल वेस्ट वगैरह है, ये कैसा, एक बार पूरा हार्वेस्ट कर लिया, वेस्ट निकला, उसके बाद जब उसको जला देंगे या यूज कर लेंगे या कंपोस्टिंग कर देंगे, दोबारा से सेकेंड राउंड ऑफ क्रॉपिंग जब होगी तो उसमें फिर से बायोमास उतना ही डेवलप होकर निकलेगा। तो दीज आर रिन्यूएबल सोर्सेस विच कीप ऑन जनरेटिंग आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। यहाँ पे बताया है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल जो जमीन के नीचे से कोयला मिलता है वो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, ये जो है ये धीरे धीरे खत्म होते हैं। कितना निकाल लेंगे हम अर्थ क्रस्ट के अंदर से, ग्राउंड के अंदर से खोद के सारा फॉसिल फ्यूल निकाल चुके हैं, तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इसीलिए इस तरह के नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस को यूज करने से बेटर है हम रीन्यूएबल सोर्सेस को यूज करें, जो कि बार बार बनता जाएगा। हम यूज करने के बाद भी वो खत्म नहीं होगा, वो फिर से तैयार होता है। एग्जाम्पल फिर यहाँ पर भी ध्यान रखना है। सारे प्रिंसिपल्स में हम क्या कर रहे हैं, हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, हेडिंग का मीनिंग क्या है वो देख रहे हैं, और फिर एग्जाम्पल्स स्टडी कर रहे हैं। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, प्लस एटम इकोनॉमी का न्यूमेरिकल। As against this, the use of renewable sources such as those of agricultural or biological origin reduces the burden on environment and ensures that byproduct waste are generally biodegradable. Renewable sources use करने में एक benefit ये भी है कि renewable sources mostly, जैसे मैंने example दिया agricultural waste का, तो ये biological या natural origin के ही होते हैं। इससे क्या फायदा है कि वो बनेंगे, आपने यूज किया तो ठीक है, काम में आ गया। अगर आपने नहीं भी यूज किया तो वापस वो पड़े पड़े अर्थ में ही मिक्सअप हो जाता है, कंपोस्टिंग हो जाता है, यानी कि बायोडिग्रेड हो जाता है। तो देयर इज नो साइड इफेक्ट और वेस्टेज ऑफ दिस मटेरियल। एग्जाम्पल्स हैं सिंथेसिस ऑफ बायोप्लास्टिक्स एंड बायोपॉलीमर्स। कई तरह के बायोप्लास्टिक और बायोपॉलीमर्स बनाए जाते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस को ही यूज करके, जैसे PHA पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोनेट, PHB पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, देन PHB पॉलीहाइड्रोक्सी बीटा वैलोरेट,
ये कुछ है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके बनाए जाते हैं। तो ये बायोपॉलीमर्स के एग्जांपल थे PHA, PHB, PHV, which are formed by using microorganisms along with renewable sources. 8th है मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स। अब अगर कोई रिएक्शन मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, मतलब वो 10 स्टेप में हो रही है, पहले स्टेप 1 होता है, फिर स्टेप 2 होता है, फिर स्टेप 3 होता है, फिर स्टेप 4 होता है, फिर स्टेप 5 होता है, ऐसे करके 10 स्टेप में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो हमें मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स करना है, क्योंकि एक स्टेप को भी हमें हीट करना पड़ रहा है और 10 स्टेप को हीट करेंगे तो हम 10 गुना ज़्यादा हीटिंग कर रहे हैं, यानी 10 गुना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं हीटिंग के लिए। अगर मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स हो जाता है, नंबर ऑफ रिएक्शन भी कम हो गए, अब 3 ही रिएक्शन हो रहे तो 3 ही बार हीट करना पड़ रहा है, मीन्स वी आर सेविंग एनर्जी। तो मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स अगर पॉसिबल है तो ये करना चाहिए ताकि वो रिएक्शन ग्रीन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हो जाए। उसके बाद है यूज ऑफ कैटालिटिक रिएजेंट्स। कैटलिस्ट जो होते हैं ये स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को। स्पीड अप करने से क्या होता है, जो 1 घंटे पहले हीट करनी पड़ रही थी, सेम रिएक्शन अब 25 मिनट्स में हो जा रही है, तो 25 मिनट्स ही हीट करना पड़ा, मतलब एनर्जी सेव्ड, टाइम सेव्ड। और कैटलिस्ट यूज करने से प्रोडक्ट्स भी, बाय प्रोडक्ट्स भी कभी चेंज होते हैं अगर, तो वो भी एक प्लस पॉइंट ही होगा। सो यूज ऑफ कैटालिटिक रिएजेंट्स इज अनदर ग्रीन प्रिंसिपल, 9 नंबर का प्रिंसिपल हुआ ये। एडवांटेजेस वही है, 100% एटम एफिशिएंसी होगा, फास्टर होगा, एनर्जी सेव होगी क्योंकि वो कम टाइम में हो जा रहा है, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है, ईल्ड है, वो ज़्यादा होगा, सिलेक्टिविटी भी मैक्सिमम होगी, मतलब प्रोडक्ट ए बनना है तो ए ही बनेगा, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल एंड मिनिमम जनरेशन ऑफ वेस्ट। जितना भी रिएक्टेंट या रॉ मटेरियल लिया है वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और वेस्ट कुछ भी जनरेट नहीं होगा, मीन्स 100% एटम इकोनॉमी। ये हुआ यूज ऑफ कैटालिटिक रिएजेंट्स, 9th प्रिंसिपल। एग्जाम्पल इसके भी ध्यान रखना है, जहां जहां एग्जाम्पल है नेम्स याद रखना है बस कि क्या था रिएक्टेंट और उससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। यहाँ पर भी प्रोपीन से प्रोपेन बना, मिथाइल एसिटिलीन से मिथाइल मेथ एक्रिलेट बना है। कौन सा कैटलिस्ट है वो ध्यान रखना है, PD। और साइड प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बने हैं, बाय प्रोडक्ट भी हमने मिनिमम कर दिया जनरेशन ऑफ वेस्ट बाय यूजिंग कैटलिस्ट। तो निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन में यूज हुआ और यहाँ PD कैटलिस्ट यूज हुआ कार्बोनिलेशन में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम याद रखने हैं। 10th प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का, डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट। डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट में शुरू से हमने बताया कि सबसे पहले तो हम वेस्ट को बनने नहीं देंगे, अगर हम प्रोसेस को ही ऐसा डिजाइन करेंगे कि वेस्ट प्रोडक्ट बने ही ना। इन केस वेस्ट बन भी गया है तो हम उसको कहीं ना कहीं रीपर्पज करेंगे या फिर से यूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे या दूसरे बेटर फॉर्म में कन्वर्ट करके कहीं और यूज करेंगे। तो ये एक बताया गया था उस पर सोल्यूशन। या फिर थर्ड है कि हम वेस्ट को डिग्रेड ही कर देंगे, उसे नेचर में एक्यूमुलेट नहीं होने देना है एनी हाउ, या तो उसको रिसाइकल कर लो या तो उसको बनने मत दो, या तो बन गया है और रिसाइकल नहीं हो पा रहा है तो उसको प्रॉम्प्टली डिग्रेड कर दो। तो 10th पॉइंट में, 10th प्रिंसिपल में बताया गया है डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, द प्रोडक्ट दैट विल बी रिलीज्ड in the environment as discarded or discarded as waste should degrade or break down rapidly। और डिग्रेड होने के बाद जो सिंपल प्रोडक्ट्स में वो कन्वर्ट होगा वो कम्प्लीटली हार्मलेस होने चाहिए, एनवायरमेंट में एक्यूमुलेट नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल DDT जो होता है, DDT इज अ वेरी इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड पेस्टिसाइड, बट ये इतना स्टेबल होता है DDT कि ये डिग्रेड नहीं होता। जब फार्मर्स इसको स्प्रे भी करेंगे पेस्टिसाइड के फॉर्म में तो ये सेटल होके ग्राउंड में रह जाता है, ये डिग्रेड नहीं होता है इजीली। ड्यू टू दिस वो एनवायरनमेंट में बहुत समय के लिए परसिस्ट करता है, रह जाता है और एनवायरमेंटल हजार्ड्स को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स आजकल यूज किए जा रहे हैं ताकि ये केमिकल जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं और ग्राउंड की फर्टिलिटी कम कर रहे हैं, ये चीज ना हो। एग्जाम्पल यहाँ दिया है, फेरोमोन्स एंड अट्रैक्टेंट्स आर केमिकल रिलीज्ड बाय इंसेक्ट्स टू अट्रैक्ट और कम्युनिकेट अमंग मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। तो फेरोमोन्स ये ऐसे सेंट लाइक केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट की बॉडी से निकलते हैं और एक इंसेक्ट के रिलीज करने से
बाकी के इंसेक्ट्स को भी वो अट्रैक्ट करते हैं। इन केमिकल्स को इंसेक्ट सेंस कर लेते हैं एंड कैन बी यूज्ड एज ट्रैप। अब इन फेरोमोन्स या अट्रैक्टेंट्स को ही ट्रैप की तरह यूज करा जा रहा है और क्रॉप जहां पर है उससे दूर की लोकेशन में ये सेंट रिलीज किए जाते हैं फेरोमोन्स, जिसकी वजह से सारे इंसेक्ट उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और जो क्रॉपिंग एरिया है उससे दूर चले जाएंगे। एग्जाम्पल, मेलन इज अ गुड फ्लाई अट्रैक्टेंट while methyl eugenol is an attractant for many insects। नेम्स है एग्जाम्पल के, ये याद रखना है और कौन से इंसेक्ट के लिए यूज होता है वो ध्यान रखना है। 11th नंबर का ग्रीन प्रिंसिपल है मॉनिटरिंग द जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। तो इन केस हजार्डस सब्सटेंसेस बन भी रहे हैं तो उनका जनरेशन को मॉनिटर करना है हमें, मींस हमें कंट्रोल में रखना है कि बन भी रहा है तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में फॉर्म हो, बहुत ज्यादा ना हो पाए। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस शुड मॉनिटर बाय अप्रोप्रिएट कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। सारा ऑटोमेटेड सिस्टम वहां लगा होगा जो खुद ही कैलकुलेशन दिखाता रहता है कि अगर आप 20 ग्राम रिएक्टेंट ले रहे हैं तो 15 ग्राम ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। इन केस उससे ज्यादा या कम हो रहा है तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि यहाँ पर देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और फिर इस तरह से मॉनिटर करके कंट्रोल किया जा सकता है हजार्डस केमिकल का अमाउंट। लास्ट और 12वां प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री है यूज ऑफ सेफर सब्सटेंसेस। इसमें बताया है कि प्रोसेस एंड सब्सटेंसेस यूज्ड इन केमिकल इंडस्ट्रीज शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट दे मिनिमाइज द ऑकरेंस ऑफ केमिकल एक्सीडेंट्स। तो सारे केमिकल्स या प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस ही इस तरह से चूज किए जाते हैं, इस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं कि वो मिनिमम से मिनिमम हजार्डस केमिकल प्रोड्यूस करे, एनवायरनमेंट को मिनिमम हार्म पहुंचाए और मिनिमम एमिशंस करे, और हर फॉर्म में सभी के लिए सेफर हो, एनवायरनमेंट के लिए एज वेल एज द वर्कर्स। अब कुछ टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस किए गए हैं जैसे ग्रीन केमिस्ट्री एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्रीन केमिस्ट्री का इंटर रिलेशन बताया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो प्रेजेंट में यानी कि आज के टाइम में डेवलपमेंट तो है ही, बट वो आज डेवलप होने के लिए फ्यूचर जनरेशन्स का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे खराब नहीं करता है। ऐसे डेवलपमेंट को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। To understand this, we consider certain system methods followed in different areas in the past and their relevance in the present area। अब यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज का, सिटीज का स्टडी दिया हुआ है, तो ये आप जनरल में रीड कर सकते हैं कौन सी सोसाइटी ने क्या किया, किस कंट्री में क्या हुआ था, कैसा रिस्पेक्ट था, कौन से हजार्ड हुए थे एंड कैसे उन्होंने कौन सी गाइडलाइंस के हिसाब से उसे ओवरकम किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो है डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स अंडर दी होलिस्टिक अप्रोच क्रेडल टू क्रेडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच। क्रेडल टू क्रेडल में क्रेडल वर्ड का मीनिंग होता है पालना या झूला जिसमें बेबी को रखा जाता है। तो क्रेडल टू क्रेडल का मतलब होता है कि जब भी कोई नई चीज जन्म लेती है तो पहले उसको क्रेडल में डाला यानी कि पालने या झूले में डाला, और वहां से फिर वो बढ़ता है, बड़ा होता है, वर्क करता है, ओल्ड एज में जाता है, ओल्ड एज के बाद में डेथ होती है, डेथ के बाद में वापस वो कहाँ पर, ग्रेव में जाता है, मतलब दफन कर दिया जाता है। बट क्रेडल टू क्रेडल का मतलब है कि वो ओल्ड एज होके दफन करने के लेवल में नहीं गया, वो चीज वापस पालने में ही आ गई है, क्रेडल में ही आ गई है। तो ये एक सर्कुलर साइकिल पूरी हो रही है कि जहां से शुरुआत हुआ वहीं पर एंड में पहुंचना चाहिए, वो उसे कहते हैं क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच। So this is about transition from a linear system to a closed cyclic system without any harmful effect on the environment। Cradle to cradle approach में 3 principles mainly use किए जाते हैं। पहला, waste is food, everything is a nutrient for something else। तो क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच कहती है कि जो भी वेस्ट निकलेगा वो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशियस होगा, मतलब वो किसी और एनिमल के लिए फूड की तरह यूज किया जा सकता होगा।
सेकेंड प्रिंसिपल में बताया यूज द सन, यूज रिन्यूएबल एनर्जी ओनली, तो सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच है कि एंजॉय डाइवर्सिटी, स्पीशीज, कल्चरल एंड इनोवेशन डाइवर्सिटी, तो हर तरह की जो डाइवर्सिटी है उसे भी एंजॉय करना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्रेडल अप्रोच। ये 3 प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने हैं। इसी को फिर आगे डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से वेस्ट इक्वल्स फूड, फिर किस कंट्री में किस सिटी में वो यूज किया गया है। यहाँ कुछ केस स्टडीज भी दिए कि जिंक जो है वो 2037 तक पूरी तरह से यूज अप हो चुका होगा। इंडियम हैफनियम जो है कंप्यूटर चिप्स में एग्जॉस्ट हो जाएंगे 2017 में ही। ऑल दिस फिगर्स आर अलार्मिंग। तो इससे पहले कि ये सारे मेटल्स खत्म हो जाए, इट इज़ नीडेड कि हम इनके ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ करें, ऑल्टरनेटिव मेथड और प्रोसेस जनरेट कर ले ताकि इनके खत्म होने से पहले हम इनका स्टॉक बचाए रख पाए। उसी तरह से कुछ केस स्टडीज लिखी है सोलर एनर्जी यूज करने के बारे में और डाइवर्सिटी एंजॉय करने के बारे में। अब क्रेडल टू क्रेडल डिजाइन क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच एंड डुअल साइकिल प्रिंसिपल, डिजाइन क्राइटेरिया कैन बी पुट फॉरवर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड ऑब्जेक्ट। क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच में बेसिक लॉजिक ये था कि कोई भी चीज़ जहाँ से शुरू होती है वो वापस लास्ट में वहीं पहुँचनी चाहिए। मतलब अगर एक सीड लिया, सीड में से प्लांट ग्रो किया, प्लांट को फिर खाया, खाने के बाद में वापस जब एक्सक्रीट हुआ वो, तो वापस से उसमें सीड निकलता है, वो सीड फिर से सॉइल में ही जाता है, फिर से सॉइल में जाके वापस से वो प्लांट बनता है। तो जहाँ से स्टोरी शुरू हुई थी वापस वहीं पे पहुंचना, इसे कहते हैं क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच। अब क्रेडल टू क्रेडल इस तरीके से अगर किसी प्रोसेस को, रिएक्शन को, टेक्निक को डिजाइन करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो यहाँ दिया है। तो फॉलोइंग क्राइटेरिया प्रोवाइड गाइडलाइंस, जिसमें फर्स्ट है डिजाइन ऑल प्रोडक्ट प्रोसेस so that after their initial use all material can be fully reused in a biological or technological cycle, avoid hybrid material। पहले पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे प्रोडक्ट और प्रोसेस डिजाइन करो जो पूरी तरह से उसका मटेरियल फुल्ली रीयूज हो सके बायोलॉजिकल या टेक्नोलॉजिकल साइकिल में। और क्योंकि हम किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देना चाहते, पूरी तरह रीयूज करना चाहते हैं, तो इसमें हाइब्रिड मटेरियल को अवॉइड करना है। हाइब्रिड अगर बन गया तो वो हाइब्रिड यानी मिक्सचर होता है 2-3 का, तो वो सेपरेट नहीं किया जा पाएगा, और अगर सेपरेट नहीं हुआ तो वो आगे रीयूज नहीं हो सकता। इसीलिए क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच का पहला क्राइटेरिया गाइडलाइन ही यही है कि सारे प्रोडक्ट और प्रोसेस ऐसे होने चाहिए जो फुल्ली रीयूज हो सके, मतलब कि वो नॉन हाइब्रिड मटेरियल होने चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया है मेक श्योर नो हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल आर रिलीज। ऑब्वियसली ग्रीन केमिस्ट्री का ही पॉइंट है ये कि कोई भी हार्मफुल या टॉक्सिक मटेरियल रिलीज नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है या यूज ऑफ प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट है वो एक एडेड वैल्यू देना चाहिए, मतलब उससे कीमत बढ़नी चाहिए उस ओवरऑल प्रोसेस या चीज की। डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, इक्विटी एंड इकोलॉजी अप्रोच, तो एनवायरमेंट और कॉस्ट और इक्विटी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन होना चाहिए प्रोसेस का और प्रोडक्ट का। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सन, विंड एंड वाटर ये यूज होने चाहिए। रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ लोकेशन, मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर रिजर्व्स। कुछ भी केमिकल्स या वेस्टेज रिवर्स वगैरह में रिलीज नहीं होने चाहिए। कैरी आउट प्रोडक्शन विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एयर को पोल्यूट करना, पानी को डिटेरियरेट करना या खराब करना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट इनको तैयार करना है। फॉलो लोकल अप्रोच इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये टोटल 9 प्रिंसिपल्स थे किसके, क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच के। प्रिंसिपल नहीं, गाइडलाइंस थे। प्रिंसिपल तो 3 थे जो हमने पिछले पेज में स्टडी किया। तो क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच क्या है, जहाँ से शुरू होती है बात वहीं पर एंड होनी चाहिए, ये हुआ क्रेडल टू क्रेडल का लॉजिक। उसके बाद 3 प्रिंसिपल्स थे कि वेस्ट फूड होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए और डाइवर्सिटी एंजॉय करना चाहिए।
वो 3 प्रिंसिपल के बाद ये 9 गाइडलाइंस थे या क्राइटेरिया थे क्रेडल टू क्रेडल अप्रोच के हिसाब से डिजाइन करने के लिए प्रोसेस को, तो ये हमने देखे। उसके बाद साइंटिफिक एरियाज फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, तो ये यहाँ तक तो कुछ उतना यूजफुल नहीं है। डायरेक्टली स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव फीड स्टॉक्स, तो पहला है कि ऑल्टरनेटिव फीड स्टॉक यूज करने चाहिए। ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव क्यों, क्योंकि जो पुराने पहले यूज होते थे वो उनमें से कुछ हार्मफुल निकले, इसलिए अब हम हार्मलेस वाले और नॉन टॉक्सिक या लेस टॉक्सिक वाले ही फीड स्टॉक यूज करते हैं, वो बताया फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में यूज ऑफ लेस हैजार्डस रिएजेंट, ये भी हमने पहले देखा था कि अवॉइड ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस, जिसमें हमने कहा था कि सॉल्वेंट्स अवॉइड कर दिए हैं और सॉलिड फेज में रिएक्शन करने की कोशिश करी है। रिएक्शंस अगर सॉल्वेंट यूज नहीं करते तो सारे इवेपोरेट होने वाले वोलेटाइल सॉल्वेंट्स के वेपर्स जो कलेक्ट हो जाते थे रिएक्शन एरिया में, वो नहीं होंगे, वो अवॉइड किए जा सकते हैं। दिस इज यूज ऑफ लेस हजार्डस रिएजेंट्स। इसमें भी एग्जांपल दिया है कि यूज ऑफ जियोलाइट ZSM5 कैटलिस्ट इन कन्वर्जन ऑफ मिथेनॉल टू गैसोलीन, ये पहला हुआ। दूसरा, यूज ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट फॉर कन्वर्जन ऑफ इथिलीन टू एसिटिल्डिहाइड, और catechol is manufactured by Friedel-Crafts acylation of benzene which is hazardous. A method has been developed to prepare catechol using eco-friendly material D-glucose. जैसा हमने एडिपिक एसिड के लिए बेंजीन की जगह ग्लूकोज यूज किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे कैटेकॉल के मैन्युफैक्चर के लिए पहले बेंजीन यूज होता था, बट नाउ वी आर यूजिंग डी ग्लूकोज, यानी कि हमने लेस हजार्डस रिएजेंट्स ढूंढ लिए हैं इन एग्जांपल्स के केस में। थर्ड है यहाँ पर यूज ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस लाइक बायोकैटालिटिक टेक्निक। तो बायोकैटालिटिक टेक्निक अगेन बायोकैटलिस्ट मींस एंजाइम्स ही होते हैं जो कि लेस एनर्जी यूज करेंगे, लो टेम्परेचर पे काम करेंगे, हाई प्रोडक्ट का यील्ड देंगे, सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे और इस तरह से ग्रीनर वे में सिंथेसिस होने देंगे उस प्रोडक्ट की। फोर्थ है यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव सॉल्वेंट। अगेन द सेम पॉइंट की वोलेटाइल सॉल्वेंट हजार्डस होते हैं, उनके वेपर्स रह जाते हैं, इसीलिए लेस वोलेटाइल लेस टॉक्सिक सॉल्वेंट्स का यूज किया जाएगा, जिसमें वाटर है, आयनिक लिक्विड्स है लाइक एन एल्किल pyridinium salts, NN डायल्किल इमिडाजोलियन salts एटसेट्रा। तो ये नेम्स याद रखने हैं, किस चीज के हैं, किस कैटेगरी के हैं, वो आयनिक लिक्विड्स के हैं जो कि एक ऑल्टरनेट सॉल्वेंट है। फिफ्थ है डिजाइन ऑफ सेफर केमिकल एंड प्रोडक्ट्स। ये सेम वही जनरल बात है कि जो भी केमिकल्स या प्रोडक्ट्स बनेंगे वो टॉक्सिक नहीं होने चाहिए, सेफर होने चाहिए एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न। सिक्स्थ में डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव रिएक्शन कंडीशंस। रिएक्शन कंडीशंस का मतलब होता है प्रेशर, टेम्परेचर, कितने प्रेशर या टेम्परेचर पे वो रिएक्शन हो रही है। ऑल्टरनेटिव रिएक्शन कंडीशंस यानी अगर कोई रिएक्शन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हो रही है तो उतना हाई टेम्परेचर लाने के लिए हमें बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी, जो अगेन वेस्ट ऑफ एनर्जी है। ऐसे रिएक्शंस के लिए हमें डेवलप करना पड़ता है ऑल्टरनेटिव रिएक्शन कंडीशंस बाय यूजिंग सॉल्वेंट वाटर और कैटलिस्ट और माइक्रोवेव रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड रिएक्शंस, इस तरह की टेक्नोलॉजी से ग्रीनर मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं रिएक्शंस में, जहाँ पे ऑल्टरनेटिव रिएक्शन कंडीशन से भी काम चल जाता है। सेवेंथ और लास्ट पॉइंट है मिनिमाइजिंग एनर्जी कंजम्पशन। ये भी हम ग्रीन प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी कंजम्पशन मिनिमाइज करना है, और जब हम कैटलिस्ट ऐड कर देंगे तो स्पीड अप हो जाता है, मतलब कम हीट लेकर ही रिएक्शन पूरा हो जा रहा है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके रिएक्शन में एनर्जी का कंजम्पशन मिनिमाइज करना होता है। यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव बेसिक केमिकल्स एज फीड स्टॉक इन केमिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च। यहाँ पर जनरल सर्वे दिया हुआ है अदर कंट्रीज और सिटीज का, अगेन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। गोइंग स्ट्रेट टू द काम का पॉइंट जो है, ग्रीन केमिस्ट्री एंड ग्रीन इंजीनियरिंग आर स्ट्राइविंग टू प्रोड्यूस न्यू मेथोडोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दिस अप्रोच फोकसेस ऑन, यहाँ पर अब दिया है कि ग्रीन केमिस्ट्री इतनी देर से आप पढ़ तो रहे हो, तो हमने देख लिया ग्रीन केमिस्ट्री क्या है। ग्रीन केमिस्ट्री ऐसी गाइडलाइन है या रूल्स है जो बताता है कि केमिकल सिंथेसिस करते वक्त, कुछ प्रोडक्ट बनाते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि लेस टॉक्सिक रिएक्टेंट यूज करो, सॉल्वेंट अवॉइड करो टॉक्सिक वाले, प्रोडक्ट जो है वो भी
हार्मलेस प्रोडक्ट्स बनाओ, अगर बाय प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो उसे रिसाइकल करो या डिस्पोज करो या डिग्रेड करो या बनने ही मत दो। उसके बाद मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन करो और बायो कैटलिस्ट का यूज करो। इस तरह के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के पॉइंट्स देखिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिए हैं। फर्स्ट है रिन्यूअल ऑफ फीड स्टॉक एंड रॉ मटेरियल। ये तो हमने देखा था कि रिन्यूअल करना चाहिए ताकि वो लेस टॉक्सिक हो। Oleochemistry means new biological starting materials. Fats and oils from plant and animal as oleochemical raw material can be a new source of chemical feedstock and can be used in cosmetic, polymers, lubricating oils, etc. Third है photochemistry. New chemical processes with the aid of light. Photochemistry में photons की मदद से reactions किए जाते हैं, means light की energy से. Replacing these by light like ultraviolet and visible appear to be a good alternative. Photocatalytic synthesis route using titanium oxide. तो titanium oxide को as photocatalyst यूज किया हुआ है, मतलब लाइट में काम करने वाला कैटलिस्ट जो कई केमिकल प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म करता है एज कम्पेयर टू कॉमन रूट। फोटोकैटालिटिक ऑक्सीडेशंस, यहाँ पे फोटोकैटालिटिक मीन्स लाइट के प्रेजेंस में कैटेलाइज्ड होने वाले ऑक्सीडेशंस। ये these oxidations can be brought by titanium oxide again and other metallic oxides of iron, particularly oxidations of polychlorinated compounds. These yield neutral chemicals with minimum toxicity. One of the most studied example is the use of Fenton reagent Fe+2 H2O2 for photo-assisted decomposition of toxic industrial waste. Example important है, ध्यान रखना है। फेंटॉन रिएजेंट कंपोजिशन किस पे एक्ट करता है और किस टाइप का रिएक्शन है। सिक्स्थ है वेस्ट बायोमास एज केमिकल फीड स्टॉक, बायोमटेरियल एंड बायोफ्यूल। तो ये सब सेम ही लगेगा पढ़ते वक्त, जैसे प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था कि रिन्यूएबल सोर्स यूज करो, वहां पर भी बायोमास आया था, वैसे ही सिमिलर यहाँ पर है। डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास फॉर बायोफ्यूल, बायोगैस एंड बायोडीजल। फिर बायोकैटालिसिस एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन केमिकल इंडस्ट्री। यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए हैं, प्रॉपर एग्जांपल्स वो ध्यान रखने हैं। कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन सिंथेसिस। अब जो रिएक्शन पार्ट, प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन सिंथेसिस से। इसमें दिया गया है कि कौन कौन से रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें पहले हजार्डस प्रोडक्ट्स बनते थे या यूज होते थे, बट अकॉर्डिंग टू ग्रीन केमिस्ट्री अब वो वही रिएक्शंस ग्रीन सिंथेसिस में कन्वर्ट हो गए क्योंकि उनमें से वो टॉक्सिक केमिकल्स, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स या वेस्ट हटा दिया गया है या किसी और सब्सटेंस के साथ एक्सचेंज कर दिया गया है। तो पहले हमने पढ़ा था एडिपिक एसिड पॉलीमर इंडस्ट्री में यूज होता है और ये बेंजीन से बनता है और बेंजीन कार्सिनोजेनिक है, इसलिए हमने बेंजीन हटा के वहां पे क्या लिया था, बेंजीन की जगह पे ग्लूकोज लिया था और ग्लूकोज से एडिपिक एसिड बनाया था। यहाँ पर एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन सिंथेसिस में सबसे पहला है एडिपिक एसिड। इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलॉन, जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है, फैब्रिक है, क्लोथ है। कन्वेंशनली यानी कि पुराने मेथड के हिसाब से एडिपिक एसिड जो है ये बेंजीन से बनता था जो कार्सिनोजेनिक था, बट ये इको फ्रेंडली नहीं था बिल्कुल भी। तो यहाँ पर दिया है उसका मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ग्रीन केमिस्ट्री, जिसमें उसका ये टॉक्सिक पार्ट अवॉइड किया गया है। द रूट इज अ 3-step प्रोसेस एंड रिलीज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज ग्रीन हाउस गैस लीडिंग टू ओजोन डिप्लीशन। तो पुरानी जो मेथड थी, कन्वेंशनल रूट यानी पुराना मेथड एडिपिक एसिड बनाने का, उसमें दिख रहा है कि ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 स्टेप के बाद यहाँ पर एडिपिक एसिड बनता है और वो भी साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है जो कि ग्रीन हाउस गैस है यानी कि ओजोन डिप्लीशन करती है। तो कितना नुकसान है, एक तो बेंजीन कार्सिनोजेनिक, फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये भी ओजोन डिप्लीशन कर रहा है, और प्लस ये 3 स्टेप में भी हो रहा है, नंबर ऑफ स्टेप भी ज़्यादा है, यानी कि एनर्जी, ये यहाँ पे हाई टेम्परेचर प्रेशर भी लग रहा है तो वो एनर्जी भी वेस्ट हो रही है। इतनी सारी वेस्टेज बचाने के लिए कन्वेंशनल मेथड की जगह पर यही एडिपिक एसिड अदर मेथड से
फॉर्म किया जाएगा, यानी कि डी ग्लूकोज से फॉर्म किया जाएगा। उसी तरह से सेकेंड कंपाउंड है कैटेकॉल। कैटेकॉल जो है ये कन्वेंशनली फिनेलक्राफ्ट रिएक्शन करके बनाया जाता था बेंजीन से ही, यूजिंग H3PO3 एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पर दिखाया है कैटेकॉल का कन्वेंशनल मेथड, यानी कि पुराना मेथड सिंथेसिस का, जिसमें बेंजीन से पहला स्टेप हुआ क्यूमिन बना, दूसरे स्टेप में फिनॉल, तीसरे स्टेप में कैटेकॉल बनता है। यहाँ पर भी दिख रहा है हाई टेम्परेचर प्रेशर यूज किए गए हैं, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स भी ज़्यादा है, एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, प्लस कार्सिनोजेनिक बेंजीन भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये भी इको फ्रेंडली नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू ग्रीन केमिस्ट्री इसका ऑल्टरनेट पाथ ढूंढा जाएगा, और वो यहाँ पर दिखाया है कि पहले हमने एडिपिक एसिड का देखा था। एडिपिक एसिड में भी नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा थे, बेंजीन यूज किया जा रहा था और टेम्परेचर प्रेशर भी हाई थे, वो भी इको फ्रेंडली नहीं था। ग्रीन सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड जो है अब वो यूज हो रहा है यहाँ पे डी ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज यूज हुआ बेंजीन की जगह पे, टेम्परेचर लो है, सिर्फ एक बैक्टीरिया यूज हुआ, कोई प्रेशर टेम्परेचर हाई नहीं लेना पड़ा, और यहाँ पे एडिपिक एसिड फॉर्म हो गया। ये हुआ ग्रीन मेथड, जिसमें एनवायरनमेंट को कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, ना हीटिंग हुई, ना टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा, ना कार्सिनोजेनिक या कैंसर कॉजिंग बेंजीन यूज हुआ। नेक्स्ट मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीलैक्टिक एसिड, इस तरह के क्वेश्चन में से आपको वही पूछा जाएगा कि रिएक्टेंट क्या था, कन्वेंशनल में कौन सा रिएक्टेंट था और ग्रीन मेथड में कौन सा रिएक्टेंट था एडिपिक एसिड के लिए। साथ ही साथ रिएक्टेंट, मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर्स भी ध्यान होने चाहिए नाम के साथ साथ। मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स में ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वेंशनल प्रोसेस दिया है, ये थियरी के लिए ये भी पढ़ लेना है, जनरल है। फिर ग्रीन सिंथेसिस ऑफ फरफ्यूरल फ्रॉम बायोमास। फरफ्यूरल भी अब थर्ड कंपाउंड है, एडिपिक एसिड की ग्रीन सिंथेसिस हो गई, कैटेकॉल की ग्रीन सिंथेसिस हो गई, थर्ड है फरफ्यूरल, इसे हम बना रहे हैं बायोमास से। तो बायोमास को एज फीड स्टॉक यूज करना है और उसकी ग्रीन सिंथेसिस करनी है फरफ्यूरल की। इसमें होता है डिहाइड्रेशन ऑफ डीजाइलोज, और जो फरफ्यूरल बनाता है। तो डीजाइलोज के ये टॉटोमेरिक फॉर्म्स है, इनमें से वाटर निकला -H2, यानी डिहाइड्रेशन हुआ, तो डीजाइलोज का बन गया ये फरफ्यूरल। फरफ्यूरल एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है। ग्रीनर सिंथेसिस ऑफ मिथाइल मिथैक्रिलेट, ये हुआ चौथा मॉलिक्यूल। एडिपिक एसिड हो गया, कैटेकॉल हो गया, फरफ्यूरल हो गया, चौथा जो है वो है मिथाइल मिथैक्रिलेट। इसकी ग्रीन सिंथेसिस देखेंगे, बट ग्रीन सिंथेसिस करने से पहले देखेंगे कि पुरानी मेथड में क्या प्रॉब्लम था। तो कन्वेंशनल रूट है या ओल्ड मेथड है मिथाइल मिथैक्रिलेट को बनाने की, जिसपे यहाँ दिख रहा है कि एक तो ये मल्टी स्टेप है, बहुत सारे स्टेप्स में हो रहा है, दूसरा इसमें यहाँ पे एसिड एल्कोहल यूज हुआ है, ये भी रिएजेंट यूज हुआ है। अब इसका ग्रीनर सिंथेसिस रूट देखते हैं। ग्रीनर सिंथेसिस रूट में नो साइड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड और 100% एटम इकोनॉमी है, और सिर्फ एक कैटलिस्ट यूज हुआ, पैलेडियम कैटलिस्ट। तो इस तरह से दिस मेथड इज मच बेटर देन दी कन्वेंशनल मेथड। रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या था, वो ध्यान रखना। प्रोडक्ट तो वही है मिथाइल मिथैक्रिलेट, रिएक्टेंट यहाँ पे है प्रोपीन और मिथेनॉल लिया है, और पैलेडियम कैटलिस्ट। 100% एटम इकोनॉमी है, मतलब जितना रिएक्टेंट लिया था उतना ही पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, बाय प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना। फिर है यूज ऑफ काइटिन एज फीडस्टॉक। ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है, क्योंकि ये बायोपॉलीमर है, ये इजीली बायोडिग्रेड हो जाता है और नॉन टॉक्सिक है, एंटी माइक्रोबियल है, नॉन एलर्जिक है। फिर है ग्रीन केमिस्ट्री एंड रिडक्शन ऑफ सॉल्वेंट टॉक्सिसिटी। सॉल्वेंट का पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके थे, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि मिनिमाइजेशन ऑफ ऑक्सिलरी सब्सटेंसेस, जहाँ पे था कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं उन्हें अवॉइड करना है, ताकि उनके वेपर्स ना जमा हो जाए, और उनके जगह पे ट्राई करना है कि रिएक्शन सॉलिड फेज में ही हो जाए, मतलब सॉलिड सॉलिड रिएक्टेंट ही रिएक्ट होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर दे। इसमें दिया है फर्स्ट ऑक्सीडेशन अंडर ग्रीन केमिस्ट्री कंडीशंस। ऑक्सीडेशन अंडर ग्रीन केमिस्ट्री कंडीशंस, उसके कुछ एग्जांपल दिए, एग्जांपल्स सभी नोट करने हैं कि इसके अंडर में क्या क्या होता है। कैटलिटिक एक्टिविटी टू रिड्यूस सॉल्वेंट, इसमें भी एग्जांपल्स है, कुछ मेटल्स के नाम वगैरह वो याद रखने हैं। एप्लीकेशन ऑफ न्यू मेथड इन सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड, कैटालिसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री। अब यहाँ पर कुछ और एडिशनल
एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मोस्टली इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, क्योंकि यहाँ पे मेटल और मेटालिक कंपाउंड ज़्यादा इन्वॉल्व है। हमें एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से सिर्फ रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या, मेन प्रोडक्ट क्या था और उसका नाम क्या है, उतना ही ध्यान रखना है। तो असिमेट्रिक हाइड्रोजनेशन जब होता है, दिस इज रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ 5L-DOPA, ए ड्रग यूज टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज। तो इसमें आपको याद रखना है कि पार्किंसन डिजीज के लिए ये यूज होता है ट्रीटमेंट को। This reaction uses RH1 catalyst bearing a chiral diphosphine ligand to catalyze process. ये इसके स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला हाइड्रोजनेशन हुआ और यहाँ पे हाइड्रो फॉर्मुलेशन हुआ। वैसे ही मॉन्सेंटो एसिटिक एसिड सिंथेसिस है, जहाँ पे इस तरह से रिएक्शन हो रहा है। कौन सा कैटलिस्ट इसमें, जिंक कॉपर है। और यहाँ पे ये है सिंथेसिस ऑफ एसिटल्डिहाइड बाय वैकर मेथड में अगर करेंगे तो पैलेडियम यहाँ यूज हुआ है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथिलीन। synthetic gasoline, mobile process for conversion of methanol into gasoline in the presence of zeolite is another example of green chemistry. zeolites जो होते हैं ये ZSM नाम से, ZSM 5 जो है ये एक zeolite ही है। ये जैसा फिल्टर होता है उस तरह की चीजें होती है जिनके होल्स में से कुछ केमिकल्स पास होते हैं, और क्योंकि वो होल्स के अंदर कुछ आयंस है वहां पे प्रेजेंट, तो वो रिएक्ट भी कर लेते हैं और उनका केमिकल चेंज वहां पे ले आते हैं और एक अलग प्रोडक्ट बना देते हैं। चीजें जब जियोलाइट के अंदर से पास होती हैं तभी वो रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बन के निकलती हैं। उसका एग्जांपल यहाँ दिया है, मेथनॉल था वो यहाँ पे पॉलीमेरिक हो गया है। उसी तरह से सभी एग्जांपल पढ़ लेना है कि क्या रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है और किसके प्रेजेंस में हुआ है, ZSM 5 के प्रेजेंस में हुआ है। Photocatalysis is another method of production using green technology. Photocatalysis मीन्स लाइट जो है वही कैटेलाइज कर रही है किसी रिएक्शन को, स्पीड अप कर रही है। लाइट करती क्या है, यहाँ पर दिखाया है कि ये वैलेंस बैंड है और ये CB यानी कंडक्शन बैंड है। सनलाइट जब गिरेगी, फोटॉन्स जब गिरेंगे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स में, तो वो ऑटोमेटिकली जंप करके जाएंगे कंडक्शन बैंड में, जो फिर रिएक्शन में पार्ट लेगा। तो ये सारा क्वेश्चन उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट बेसिकली क्या था एग्जाम्पल, फोटोकैटालिसिस में टिटेनियम ऑक्साइड एज फोटोकैटलिस्ट था और रिएक्शन क्या था, इट रिएक्ट्स विद O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू जनरेट O2-। यही चीज ध्यान रखनी है, सनलाइट के फोटो